Hello everyone. Today we are going to do our third chapter of geography, which is weather and climatic conditions. Now, in this chapter, we will see different parts of the world have different types of climatic conditions and why they have, and even we will see the meaning and difference between the weather and climate. डियर चिल्ड्रन, हालांकि हम लोग अपनी रियल लाइफ में वेदर और क्लाइमेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं रखते हैं. हम इन दोनों वर्ड्स को सिनोनिम के रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है. वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट अ शॉर्ट पीरियड. द वेदर में बी सनी और क्लाउडी टुडे, बट इट मे चेंज द नेक्स्ट डे. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. अब वेदर के लिए क्या कहा जा रहा है कि वेदर जो है एटमॉस्फेयर पता है ना आपको क्या होता है? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो भी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी होता है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. जैसे कि आज का ही दिन ले लीजिए. आज थोड़ी देर जो है धूप रही और उसकी थोड़ी देर के बाद में हो सकता है कि क्लाउड्स आ जाएं, बादल आ जाएं और हमें लगे कि जैसे कि बारिश होने वाली है. या फिर हो सकता है कि थोड़ी और देर के बाद में तूफान स्टार्ट हो जाए. या उसके बाद हो सकता है कि क्लाउड्स आए थे लेकिन बारिश हुई ही नहीं. यानी कि जो हमारे एक ही दिन में होने वाले जो मौसम में चेंजेस होते हैं उसे हम वेदर कहते हैं. बट इट मे चेंज द नेक्स्ट डे. अब लेकिन हो सकता है कि जो मौसम आज है वो अगले दिन चेंज हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि आज बारिश बाई चांस हो गई है तो कल भी दोबारा ही होगी. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. जो वेदर होता है वो हर रोज़ चेंज होता रहता है. क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. It changes from place to place. The climate of a place affects the plants and animals as well as the people, their ways of living, food and clothes. जो climate होता है वो एवरेज वेदर होता है किसी भी जगह का, और ये होता है बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि बहुत ही लंबे समय के लिए. वेदर डे टू डे चेंज होता है जबकि क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए रहता है. जैसे कि हमारे यहाँ पर 6 महीने ठंड रहती है, विंटर माना जाता है, और 6 मंथ्स का समर माना जाता है. यानी कि हमारे यहाँ पर जो मेन वेदर है वो है विंटर एंड समर. तो उसको हम वेदर ना कह के हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट. कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट में ठंड और गर्मी दोनों ही होती है और वो लॉन्ग टाइमिंग के लिए होती है. अब देखिए, कभी कभी विंटर्स में भी तो रेन हो जाती है और समर्स में भी रेन होती है. समर्स में रेन कई बार एक महीना रहती है और कभी कभी किसी महीने में एक आधा दिन होती है. तो जब रेन आपकी 1 मंथ के लिए रहे या फिर लॉन्ग टाइमिंग के लिए रहे तो हम ये कहेंगे कि रेनी क्लाइमेट है. लेकिन जब रेन आपकी सिर्फ एक आधे दिन के लिए ही रहे या फिर थोड़ी देर आकर और चली जाए, उसे हम कहेंगे वेदर. ठीक है. अब किसी दिन जो है विंटर्स में भी कई बार गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कई बार लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा वेदर होता है. लेकिन जब लॉन्ग टाइमिंग के लिए रहती ऑलमोस्ट ठंड ही है, हम लोग अपने सब स्वेटर वगैरह निकाल कर रखते हैं, तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट. तो इस तरह से जो लॉन्ग टाइमिंग के लिए जो वेदर कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर में, उसे कहा जाता है क्लाइमेट. और जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, उसे हम कहते हैं वेदर. आगे देखते हैं नेचुरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट. वो कौन से नेचुरल फैक्टर्स हैं, वो कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट को बनाते हैं, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर. अब इक्वेटर एक ऐसी लाइन कह सकते हैं जो कि हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है. देखिए, ये है इमेज
जिसके अंदर आप इक्वेटर को आसानी से पहचान सकते हैं। ये है हमारा अर्थ जो कि ऑलमोस्ट राउंड शेप में होता है, और ये जो बीच में जो लाइन जा रही है ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन वैसे होती नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। समझने के लिए हम अपने माइंड में रखते हैं कि अर्थ को ये जो है आधे आधे हिस्से में 2 हिस्सों में बांट देती है। ये होता है हमारा इक्वेटर। अब इक्वेटर के अलावा हम अर्थ को सन रेज के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब इक्वेटर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे एरिया का, जहाँ भी हम रहते हैं या फिर जहाँ भी डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इक्वेटर से जितनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा दूरी होगी या फिर जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही क्लाइमेट डिसाइड होता है किसी भी जगह का। द इक्वेटर रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन। अब इक्वेटर पर जो है सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है किसी भी और जगह के कंपैरेटिवली जो कि अर्थ पर होती है। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू अर्थ सन। अभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पोजीशन सन के अकॉर्डिंग जितनी भी क्लोज होती है या फिर जितनी भी ज़्यादा सन की डायरेक्ट इफेक्ट होता है, बिल्कुल उसी की वजह से ऐसा होता है। दस इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट। अब इक्वेटर जो है वो सन के सबसे ज़्यादा करीब होता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म भी होता है। बिकॉज द सन हैज़ लेस एरिया टू हीट, क्योंकि सन के पास बहुत ही कम एरिया होता है हीट के लिए, गर्माहट के लिए। ऑन द अदर हैंड इट इज़ कोल्ड एट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज द सन रेज आर slanting in these regions and sun has more area to heat up। अब सन की जो रेज होती है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्लांटिंग यानी कि तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर सन की जो हीट होती है, जो रेज होती है, जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं यानी कि ना के बराबर पड़ती हैं, इसीलिए सन उसे बहुत ही कम गर्म कर पाता है और ये एरिया बहुत ही ठंडे होते हैं। Let's understand it by the pictures। Children, अभी आपको इक्वेटर तो समझ में आ गया कि इक्वेटर कौन सी लाइन होती है। अब देखिए कि ये जो रेड जोन दिया हुआ है इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। अब आप एज्यूम कीजिए कि जैसे कि आप कोई टॉर्च जब आप टॉर्च को चलाते हैं तो टॉर्च की जो रेज होती हैं वो कहाँ जाती है, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट पड़ती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमें जो बिल्कुल स्ट्रेट रेज पड़ रही हैं उसके साइड में यानी कि दोनों तरफ हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ भी हमें दिखाई देता है। दैट मीन्स कि जो टॉर्च की रेज है, जो उसकी रोशनी है, वो बाकी जगहों पर भी फैल जाती है। इसी कारण से जो टॉरिड जोन होता है ये कुछ वैसा ही जोन है जैसा कि हम जब टॉर्च से रोशनी फेंकते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से अर्थ के ऊपर भी जब जो सेंटर लाइन होती है वहाँ पर सूरज की रेज सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है। सी द पिक्चर गिवन इन द चैप्टर। अब देखिए ये जो सन है, सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती हैं तो जो उसकी स्ट्रेट लाइन होती है उससे सबसे ज़्यादा हीट निकलती है, और जबकि जो बाकी की तिरछी लाइनें होती हैं वहाँ से हीट कम होती है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है यानी कि क्लाइमेट को बनाता है। सेकंड पॉइंट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। पहला हमने देखा कि इक्वेटर से कितनी दूरी है, दूसरा है हमारा सी यानी कि समुद्र से कितनी ज़्यादा दूरी है। अ प्लेस नियर द सी इज़ यूजुअली नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ऑन द अदर हैंड द प्लेस फार फ्रॉम द सी आर वेरी हॉटर इन समर
and the land on the surface of the earth and the seas are heated by the sun। हालांकि जो एरिया होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर एरिया लैंड यानी कि धरती और समुद्री एरिया होते हैं वो दोनों ही सन के द्वारा हीटेड होते हैं, यानी कि सन की गर्मी इन दोनों के ऊपर पड़ती है। लेकिन जो एरिया समुद्र के पास होते हैं वो बहुत ही टेम्परेट होते हैं। टेम्परेट जोन में यानी कि जहाँ पर ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। The land gets heated faster than water. As a result, the land is warmer than the sea during the summer. Cool sea breezes blow from the sea toward the land and bring down the temperature of places situated along the sea. अब क्योंकि आपको पता है कि जो धरती होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है कंपेरेटिवली पानी के। पानी जल्दी से गर्म नहीं होगा लेकिन धरती तो जल्दी से गर्म हो जाएगी। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म होती है कंपेरेटिवली समुद्र के जब गर्मियाँ होती हैं। और समुद्र की जो ठंडी हवा होती है जो कि समुद्र से ही निकलती है और समुद्र से जब वो धरती की तरफ जाती है तो वो जिस भी एरिया की तरफ जो हवा बढ़ती है, जब वो ठंडी हवा बढ़ती है तो वो उस एरिया को भी काफ़ी हद तक ठंडा कर देती है और वहाँ के टेम्परेचर को डाउन द टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को गिरा देती हैं, कम कर देती हैं। The land which is far away from the sea doesn't get these cooling winds to lower its temperature। जबकि वो एरिया, वो लैंड जो कि समुद्र से बहुत दूर होती है वहाँ पर वो ठंडी हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। ठंडी हवा पहुँचकर और वहाँ के टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान लैंड लूजेज हीट मोर क्विकली देन द वाटर इन द सी। अब जबकि हम सर्दियों के दौरान अगर देखें तो जो लैंड होती है यानी कि जो एरिया होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं तो धरती पर जो है वो हीट बहुत ही जल्दी से लूज़ कर देते हैं देन द वाटर इन द सी। अब जो समुद्र में जो पानी होता है उसके कंपेरेटिवली लैंड ठंडी भी जल्दी हो जाती है। सो द लैंड इज कूलर देन द सी। इसीलिए जो लैंड वाला एरिया होता है यानी कि समुद्र से जो दूर वाला एरिया होता है वो समुद्र के इलाकों से ज़्यादा ठंडा होता है। द ब्रीजेज और विंड्स दैट blow from the sea are warmer than the land and they raise the temperature of the land close to the sea। जो winds होती हैं, जो हवाएं होती हैं जो कि समुद्र की तरफ बहती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं than the land यानी कि धरती के कंपेरेटिवली वो ज़्यादा गर्म होती हैं and they raise the temperature of the land और वो लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देती हैं जो कि समुद्र के पास होता है। The land which is far away from the sea और जो धरती समुद्र के बहुत दूर होती है doesn't get these winds उन्हें जो है ये हवाएं नहीं मिल पाती हैं to warm it ताकि वो गर्म हो सके and it is colder than the land near the sea। इसीलिए सर्दियों में समुद्र के पास जो समुद्र के पास के जो एरिया होते हैं वो ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं कंपेरेटिवली उस वाले एरिया के जो कि समुद्र से दूर होता है। समुद्र से दूर होने वाला एरिया सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब सी के ऊपर हीट पड़ती है तो उसमें से वेपर निकलता है, वेपोराइजेशन हो जाता है। वेपोराइजेशन यानी कि एक तरह से भाप निकलना, वहाँ से भाप निकलती है और वो उस एरिया को काफ़ी हद तक ठंडा भी कर देती है और गर्म भी कर सकती है। अब देखिए हम थर्ड पॉइंट देखने जा रहे हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जो कि क्लाइमेट को बनाता है। विंड्स ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे कम। जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, उनका जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी जगह का वेदर यानी कि मौसम को लेकर आता है यानी कि बनाता है। फ्रॉम वेयर दे कम, वो जहाँ से भी हवाएं चलती हैं
मान लीजिए कि हवाएं ठंडी जगह से चली हैं तो वो ठंडी हवा किसी और जगह पर लेकर जाएंगी। अगर हवाएं गर्म जगह से निकली हैं तो वो गर्म हवाएं लेकर जाएंगी। अब इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि हम मान लीजिए आइसक्रीम हम लोगों ने खाई और हमारा जो माउथ होता है वो ठंडा हो जाता है, और जब हम अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं, जब यानी कि हम फूंक मारते हैं, फिर हवा हम लोग बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो फिर हवा कैसी लगती है? हमें ठंडी लगती है। और जब हम कुछ गर्म खाते हैं और तब जब हम अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं तो एयर कैसे निकलती है? गर्म निकलती है। ठीक वैसे ही होता है, जब किसी एरिया में गर्मी होती है और वहाँ से हवा ब्लो करके किसी दूसरी जगह पर जाती है तो वो दूसरी जगह पर भी गर्मी कर देती है। लेकिन जब हवाएं किसी ठंडी जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पर जाती हैं तो वो उस एरिया में भी ठंड कर देती हैं। विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजियंस, जो हवाएं गर्म जगहों से निकलती हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजियंस, लेकिन जो हवाएं ठंडी जगह से निकलती हैं, डिक्रीज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को डिक्रीज यानी कि कम कर देती हैं। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल, अब जो हवाएं समुद्र से निकलती हैं वो जो है ठंडी होती हैं। एंड मॉइस्ट वेदर, और जो है वो मौसम को मॉइस्ट यानी कि थोड़ा नम कर देती हैं, थोड़ा गीला गीला सा, चिपचिपा सा कर देती हैं। समटाइम्स winds bring clouds with them, अब कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हवाएं अपने साथ में बादल, क्लाउड्स भी लेकर आ जाती हैं। एंड कॉज रेनफॉल, और तब जो है वो बारिश कर देती हैं। इन दिस वे winds influence the climate of an area, इस तरह से जो हवाएं होती हैं वो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करती हैं, उसे चेंज करती हैं। अब सी, डू यू नो, जो ग्रीन, जो येलो लाइन में लिखा हुआ है वो देखिए, बेंगलुरु इज कूलर देन चेन्नई, जो बेंगलुरु है जो कि एक जगह है इंडिया में ही, और वो भी ओशन यानी कि समुद्र के पास ही वाला एरिया है, और चेन्नई भी समुद्र के पास में ही है। लेकिन बेंगलुरु जो है वो ज़्यादा ठंडा है चेन्नई के कंपेरेटिवली, एल्दो बोथ सिटीज़ आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जबकि ये दोनों ही शहर इक्वेटर से बिल्कुल बराबर की दूरी पर ही है। द रीज़न इज़ दैट बेंगलुरु इज़ एट 550 मीटर्स अबव द सी लेवल वाइल चेन्नई इज़ एट सी लेवल, लेकिन जो बेंगलुरु है वो सी लेवल से 550 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि चेन्नई बिल्कुल सी लेवल पर है, बिल्कुल समुद्र के बराबर वाली लैंड पर है, जबकि बेंगलुरु समुद्र से ऊंचा है, समुद्र से ऊंची जगह पर है, इसीलिए बेंगलुरु ठंडा है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि समुद्र से निकलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, जब वो 550 मीटर की ऊंचाई पर ऊंची उठ जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं। इसीलिए चेन्नई में जो मौसम होता है, जो क्लाइमेट होता है, वो थोड़ा चिपचिपा और थोड़ा सा गर्मी वाला, ज़्यादा गर्मी वाला होता है। नाउ सी द फोर्थ पॉइंट, हाइट अबाउ द सी लेवल। अब जितना ज़्यादा समुद्र से लेवल ऊपर होगा किसी भी जगह का, किसी भी धरती का, तो उसका भी क्लाइमेट पर असर पड़ेगा। The temperature decreases with increase in height above the sea level. टेम्परेचर जो सी लेवल से जितना जो एरिया सी लेवल से जितना ऊपर या नीचे होगा हाइट में, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर अफेक्ट करेगा। Some places like Ooty in South India are cooler than others, though they are at same distance from the equator. जगहें जैसे कि ऊटी एक जगह है साउथ इंडिया में, वो ज़्यादा ठंडी है उन जगहों के कंपेरेटिवली जो कि इक्वेटर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। दिस इज़ ड्यू टू हाइट अबाउ सी लेवल, और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचा सी लेवल होगा उतना ही ठंडा टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर एट शिमला। अब जैसा कि अगर हम टेम्परेचर शिमला में देखें,
both in winter and summer is much lower than at लुधियाना in पंजाब। अब जो टेम्परेचर शिमला में होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है कंपेरेटिवली लुधियाना के, जो कि पंजाब में है। विंटर्स में भी और समर्स में भी, दोनों में ही टेम्परेचर शिमला में कम होता है। दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। हालांकि ये दोनों ही इक्वेटर से बिल्कुल बराबर की दूरी पर है। दिस इज ड्यू टू द लोकेशन ऑफ शिमला एट अबाउट 2150 मीटर्स अबव सी लेवल। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शिमला सी लेवल से यानी कि समुद्र के लेवल से 2150 मीटर ऊंचा है। Whereas लुधियाना इज ओनली 257 मीटर्स अबव सी लेवल, जबकि जो लुधियाना है सिर्फ 257 मीटर ही ऊपर है सी लेवल से। अब देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है। मुंबई हैज मॉडरेट क्लाइमेट whereas द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज एक्सट्रीम। अब मुंबई का अगर हम क्लाइमेट देखें, मौसम देखें, तो वहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ना मॉडरेट का मतलब यानी कि ना तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, जबकि दिल्ली के अंदर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा। आप चिल्ड्रन देखिए कि समुद्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं कि उनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है। मॉडरेट यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। जैसे कि गोवा जो कि इंडिया में है, उसका बीच है यहाँ पर, और बाकी के जो इंडिया में दूसरे एरियाज हैं जो कि समुद्री इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट मॉडरेट होता है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला। अब हम देखने जा रहे हैं 5th पॉइंट, और ये काफ़ी ध्यान से सुनने वाला और समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी एक पॉइंट है जो कि क्लाइमेट को काफ़ी इफेक्ट करता है। नाउ ओशन करंट्स, दीज आर द फ्लो ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन वाटर। ये जो है फ्लो होता है पानी के नीचे वाला। एक तो देखिए हम देख सकते हैं कि पानी के ऊपर जो फ्लो कर रहा है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आप ग्लास में एक आपके पानी है, या फिर आप बाउल में एक पानी लीजिए। पानी लेने के बाद जब आप उसके ऊपर फूंक मारेंगे तो ऊपर पानी आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, लहरें बनाता हुआ नज़र आएगा। वो वाला जो चेंज है वो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पानी के नीचे जो फ्लो होता है, ठीक है, these are the flow of water below the surface of ocean water. They affect the climate of a place. ये भी एक एरिया के या फिर किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। As these currents may be cold or warm, क्योंकि ये जो करंट्स होते हैं ये ठंडे या गर्म दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका गल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको towards the Arctic Ocean. As a result, Murmansk has become an ice-free part throughout the year. अब देखिए ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम। अब देखिए चिल्ड्रन, आपको पता है कि इक्वेटर क्या होता है, और इक्वेटर के ऊपर सबसे ज़्यादा सन का इफेक्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। अब अर्थ को हम इक्वेटर के अलावा कुछ और लाइन्स में भी डिवाइड करते हैं। देखिए एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इक्वेटर के ही बिल्कुल पास में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ज़्यादा गर्मी होती है। इन एरिया में अर्थ के ऊपर ज़्यादा गर्मी होती है, जबकि जो ये ट्रॉपिक एरिया से लेकर और ये नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर और अंटार्कटिक सर्कल यानी कि साउथ पोल तक का जो एरिया है, ये टेम्परेट जोन कहलाते हैं। टेम्परेट जोन इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सूरज की गर्मी कम पड़ती है, जबकि ये जो साउथ पोल है जो सबसे नीचे है, और जो नॉर्थ पोल है यानी कि जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं और यहाँ पर बहुत ही कम हीट जाती है। इसीलिए इस एरिया में थ्रू आउट ईयर बहुत ही ज़्यादा आइस होती है।
देखिए ये है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद आपका आता है नॉर्थ टेम्परेचर जोन एंड साउथ टेम्परेचर जोन, जो कि टेम्परेट होते हैं। टेम्परेट यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। और जो ऊपर वाले एरिया होते हैं नॉर्थ पोल, ये होते हैं आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। फ्रिजिड जोन इन्हें कहा जाता है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन। अब देखिए चिल्ड्रन कि ओशन करंट क्या होता है। अब हमें पता है कि अर्थ पर अलग अलग जगहों पर हीट का इफेक्ट अलग होता है, तो कहीं पर गर्मी होती है और कहीं पर ठंड होती है। अब उसी का इफेक्ट पानी पर भी आता है। पानी के ऊपर अगर ज़्यादा हीट पड़ेगी तो वहाँ से जो भाप है यानी कि जो कि वेपर है वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो गर्मी वहाँ पर गर्म हवाएं ज़्यादा होंगी। और जहाँ पर पानी पर भी गर्मी कम या ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग ही इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे जो है हवाएं भी हमारी गर्म और ठंड, उससे जो है हवाएं भी ठंडी और गर्म होंगी, राइट। तो देखिए ये अलग अलग गल्फ हैं, अलग अलग समुद्री एरिया हैं जहाँ पर ठंडी और गर्म हवाओं का फ्लो हो रहा है। फ्लो आपको लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। ये देखिए कहीं से हवा आती है कहीं से जाती है। अब ये अलग अलग नेम्स दिए गए हैं इन्हें। अब हम बात कर रहे थे गल्फ ऑफ मैक्सिको की। ये रहा आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक नॉर्थ अमेरिका के नीचे और साउथ अमेरिका के ऊपर। ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा हीट वाला एरिया होता है, और ये अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करता है। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं हीट रिलीज टू एटमॉस्फेयर, कि किस तरह से जो इस एरिया का अब आप इस पिक्चर में बहुत क्लियरली देख सकते हैं हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, कि किस तरह से हीट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर में आगे घुल जाती है। चिल्ड्रन ये जो ठंडी और गर्म हवाएं घूमती हैं इन्हें ही ओशन करंट कहा जाता है। देखिए इसमें अलग अलग ओशन करंट्स के नाम, यानी कि जिस भी एरिया में जो सी हवा घूमती है, जो भी विंड वहाँ पे फ्लो करती है, उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये हो गया एंटार्क्टिक सर्कमपोलार करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, पेरू करंट, कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, अलास्का करंट। तो जो भी हवा जहाँ से भी बहती है उसे वही का नाम दे दिया जाता। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। Climatic zones of the earth. The entire earth can be divided into 3 climatic or heat zones depending upon the temperature and rainfall received in the areas within those zones. Those zones are follows. अब देखिए अर्थ को हम क्लाइमेटिक हीट जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। डिपेंड करता है कि उसके ऊपर टेम्परेचर और बारिश का असर कितना ज़्यादा है। अब हम देखिए एरियाज तो देख ही चुके हैं, जैसे कि इसमें येलो एरिया दिखाया गया है, मैं आपको रेड एरिया ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ जिसे टॉरिड जोन कहा जाता है, और ये ग्रीन वाला टेम्परेट जोन है। अब देखिए क्योंकि हमारी अर्थ राउंड है, ठीक है, तो अर्थ का फ्लो हर जगह अलग अलग आता है। जो हीट का जो फ्लो होता है सन का वो हर जगह अलग अलग आता है, सेंटर में सबसे ज़्यादा और बाकी जगहों पर सबसे कम होता चला जाता है। अब टॉरिड जोन ऑलरेडी मैं आपको
शो कर चुकी हूँ। लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। टॉरिड जोन रेफर्स टू द इक्वेटोरियल जोन। अब टॉरिड जोन को जो है इक्वेटोरियल जोन से दिखाया जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक कैंसर टू ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, और ये ट्रॉपिक कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में फैला हुआ होता है। नॉर्थ टॉरिड जोन एंड साउथ टॉरिड जोन। ये देखिए जो ऊपर वाला येलो जोन है उसे नॉर्थ, और जो नीचे वाला येलो जोन है उसे हम साउथ टॉरिड जोन कहते हैं। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ। अब ये जो सबसे ज़्यादा गर्म जोन होता है, सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है अर्थ पर, इट इज़ बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन की इसके ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ती है पूरे साल में। दिस मेक्स द वेदर हॉट। इसीलिए जो है यहाँ पर मौसम सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ह्यूमिड होता है एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर। ह्यूमिड का मतलब होता है बिल्कुल चिपचिपा। देखिए जब हमारे यहाँ पर बारिश का सीज़न होता है, इंडिया में जब बारिश का सीज़न होता है तो क्या होता है, चिपचिपाहट ज़्यादा हो जाती है ना। हाँ, एक बार को तो हमें रिलीफ फील होता है कि हाँ कि अब तो वेदर ठंडा हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे जब बारिश नहीं होती है, जब सनरेज बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती है तो कैसा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड फील होता है। तो ये जो एरिया होता है टॉरिड जोन जो होता है सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा बारिश वाला और ह्यूमिड एरिया होता है। सहारा डेजर्ट एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दिस बेल्ट। अब देखिए ये सहारा डेजर्ट की एक पिक्चर दिखाई गई है। तो सहारा डेजर्ट ये है आपके अमेज़न फॉरेस्ट। अब आप कहेंगे मैम ये तो सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होता है, तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी कैसे। अब ग्रीनरी का रीज़न ये है, देखिए जब जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होती है, उसकी वैरायटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि देखिए जब इंडिया में बारिश का वेदर होता है, जब बारिश का सीज़न होता है तो बारिश लगातार रहती है कई दिनों तक, तो क्या होता है, आपने महसूस किया होगा, आपने इस चीज़ को सर्च किया होगा, इस चीज़ को आपने खुद से महसूस किया होगा कि जो ग्रीनरी होती है बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे पौधे जिनके ऊपर पत्ते भी नहीं होते, एक भी लीफ नहीं होता है, वो पूरा का पूरा हरा भरा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है अमेज़न के फॉरेस्ट में भी। यहाँ पर बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि सहारा डेजर्ट ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया है पूरे अर्थ का, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेत होती है। एक आधी बार यहाँ पर स्नो भी गिरी है, ओसिस भी है यहाँ पर, इसके बारे में हम किसी और चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर सहारा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और यहीं की हीट की वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, जिसकी वजह से ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए टेम्परेट जोन कि टेम्परेट जोन क्या होता है। अभी हमने देखा टॉरिड जोन क्या होता है, अब हम देखते हैं टेम्परेट जोन क्या होता है। देखिए ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन, जहाँ पर टॉरिड जोन की अपेक्षा कंपेरेटिवली कम हीट पड़ती है सन की। टेम्परेट जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ। टेम्परेट जोन जो होता है इस तरह से ट्रॉपिक कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ की तरफ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथ की तरफ फैला हुआ होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर में समझा चुकी हूँ। दीज आर नोन एज द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन, और इन्हें साउथ और नॉर्थ टेम्परेट जोन के रूप में जाना जाता है। दिस बेल्ट हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, और इसका जो क्लाइमेट होता है टेम्परेट, ना यानी कि ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ बिकॉज इट रिसीव्स ऑब्लिक रेज, क्योंकि यहाँ पर रेज जो है थोड़ी ऑब्लिक, थोड़ी तिरछी पड़ती है। प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पेस इन साउथ अमेरिका। प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास इन साउथ अमेरिका। जो प्रेयरीज होती है, प्रेयरीज वो एरिया होते हैं जो कि ग्रास लैंड होते हैं, जहाँ पर घास होती है। तो प्रेयरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास वो एरिया होते हैं जो कि ट्रीलेस एरिया होते हैं, जहाँ पर ट्री नहीं होते हैं। इन साउथ अमेरिका एंड सवाना वो एरिया है जो कि सवाना रिवर के पास से गुजरता है। सवाना एंड वेल्डास इन अफ्रीका आर अ फ्यू ग्रासलैंड दैट कैरेक्टराइज दिस बेल्ट। अब टेम्परेट जोन में जो है इस तरह के एरिया हमें देखने को मिलते हैं।
फिर फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन का मतलब होता है जमा हुआ। द एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज द फ्रिजिड जोन, जो एरिया पोल्स के आसपास का होता है यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये रहा जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल is known as the frigid zone. This zone covers the regions between the Arctic Circle and North Pole in northern hemisphere and the region between Antarctic Circle and South Pole in southern hemisphere. अब ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया होता है। This zone hardly receives any sun rays, और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से थोड़ा बहुत सन की रोशनी पड़ती है। Snow covers the area, और जो स्नो है वो एरिया को अच्छे से कवर करके रखती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। Therefore the climate in the frigid zone is extremely cold. इसीलिए जो है इन एरिया में बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। Here's our chapter is finished. Dear students, if you really have liked this chapter and the explanation, then like and subscribe the channel so that you can have more update. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपको जो है जब मैं न्यू चैप्टर बनाऊंगी तो आपको वो नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।